वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस अभी मैंने कल का ही एक वीडियो बनाया था जहां पर मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि भाई साहब मेरे जो पिताजी है वो 2017 से काम पर लगे थे बीएसएनएल में, ठीक है। या तो नियुक्त हुए थे या फिर 2017 जब थर्ड पीआरसी लागू होने की थी तब काम कर रहे थे मेरे पिताजी, ठीक है। उसके बाद 2017 से लेकर 2025 तक उन्होंने काम किया और उसके बाद वो एक्सपायर हो गए, ठीक है। अब बात ये आती है कि वो पूछते हैं मुझसे, मेरे सब्सक्राइबर पूछते हैं कि जो 2017 से लेकर 2025 तक का जो एरियर है क्या उनके मृत्यु के बाद वो मिलेगा या फिर पेंशन का क्या होगा उनकी, या फिर जो भी पेंशन से रिलेटेड सवाल है या फिर एरियर से रिलेटेड उनका जो भी सवाल है, आज मैं इस वीडियो में पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि अगर जो भी बीएसएनएल कर्मचारी है अगर उनकी काम करने के दौरान मृत्यु हो जाती है तो आगे का क्या होगा, या फिर उनको जो बीच का एरियर मिलेगा या नहीं, ठीक है। जो भी 2017 से आपको पता है 2017 से पेंडिंग है थर्ड पीआरसी, 2017 से लेके तो 2025 तक का उनको एरियर मिलेगा या नहीं, ठीक है। तो चलिए आज इस वीडियो में पूरी जानकारी विद डिटेल देने वाला हूं। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस पढ़ाते हैं वीडियो को आगे। कुछ पॉइंट के मीडियम से समझाना चाहूंगा आपको। नंबर 1, कर्मचारियों को 2017 से 2025 तक पेंशन एरियर क्यों नहीं मिला? सबसे पहला सवाल, ठीक है। जब कोई कर्मचारी सेवा में होता है यानी कि 2017 से तो 2025 तक की, तो उसे पेंशन नहीं बल्कि मासिक वेतन मंथली सैलरी मिलता है, ठीक है। पेंशन एक सेवानिवृत्ति या फिर जिसको रिटायरमेंट बोलते हैं या फिर मृत्यु उपरांत लाभ है जो सेवा समाप्त होने के बाद दिया जाता है। मतलब आपकी जो लास्ट जब आपकी रिटायरमेंट होती है तब दिया जाता है पेंशन, ठीक है। जो भी पेंशन है, ठीक है। अब सेवा काल 2017 से 2025 तक, इस अवधि में कर्मचारी को नियमानुसार उसका वेतन और भत्ते अलाउंसेस मिल रहे थे। यह लाभ कर्मचारी जैसे कि पेंशन है, यह लाभ कर्मचारी की मृत्यु की तिथि यानी कि 2025 से शुरू होगा और मृतक कर्मचारी के आश्रित को परिवार पेंशन यानी कि फैमिली पेंशन के रूप में मिलेगा, ठीक है। अब पेंशन है 2025 के बाद ही शुरू होगा क्योंकि भैया एक्सपायर 2025 में हुए हैं, तो यहाँ पर उनको 2025 के बाद पेंशन मिलेगा और उनके परिवार को मिलेगा, ठीक है। इसलिए 2017 से 2025 तक का कोई भी पेंशन एरियर नहीं बनता है। अब यहाँ पर आपको एरियर नहीं मिलेगा। जो भी कर्मचारी थे जब एक्सपायर हुए उसके पहले वो काम कर रहे थे, ठीक है, तो उनको मासिक वेतन मिलता था, मतलब उनको कोई एरियर नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन थर्ड पीआरसी की बात अलग हो गई है। थर्ड पीआरसी पेंडिंग है तो हो सकता है इसके बीच का जो एरियर है वो मिल सकता है। अब देखें यहाँ पर सेकंड पॉइंट है कौन सा बकाया यानी कि एरियर मिल सकता है वो देख लेते हैं। आश्रितों को सबसे महत्वपूर्ण बकाया यानी कि वेतन संशोधन वेज रिवीजन या फिटमेंट एरियर के रूप में मिल सकता है। कैसे? वेतन संशोधन एरियर बीएसएनएल में कर्मचारियों के लिए तीसरा वेतन संशोधन यानी कि थर्ड पे रिवीजन कमेटी थर्ड पीआरसी 1/1/2017 से पेंडिंग है। कर्मचारी 2017 में ही नियुक्त हुआ था इसलिए उसे यह लाभ मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए आपका जो सवाल था वो 2017 का था, ठीक है, कि 2017 में नियुक्त हुए थे या फिर काम कर रहे थे, ठीक है, तो उनको मिलना ही चाहिए, मतलब उनको मिल सकता है। यदि सरकार या बीएसएनएल प्रबंधन कर्मचारी की मृत्यु के बाद इस वेतन संशोधन को लागू करने का निर्णय लेता है तो मान लीजिए कि फिटमेंट फैक्टर जो है वो 15% है, तो बकाया अवधि 1/1/2017 से लेकर 2025 में मृत्यु की तारीख तक और जो भुगतान है वो संशोधित वेतन और पहले से मिले वेतन के बीच का अंतर वेतन एरिया जिसको बोलते हैं कर्मचारी के कानूनी आश्रितों को एक मुश्त यानी कि लम सम दिया जाएगा। यह राशि काफी महत्वपूर्ण हो सकती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थर्ड पीआरसी लागू होगी तो हमने मान लिया कि चलो 15% के हिसाब से आपको फिटमेंट मिलेगा, ठीक है। अब थर्ड पीआरसी 2025 में लागू होगी, मतलब हालांकि हस्ताक्षर हो गए। आपको पता है 8 अक्टूबर को मैंने वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देख सकते हो। 8 अक्टूबर के बने इस वीडियो पर इस वीडियो में यहाँ पर जो 8 अक्टूबर की जो तारीख थी वहां पर थर्ड पे रिवीजन पर यहाँ पर साइन हो चुका है, ठीक है, मतलब हस्ताक्षर हो चुके हैं। लेकिन अभी क्या है, थर्ड पीआरसी हुई नहीं लागू, लेकिन जब भी होगी तब थर्ड पीआरसी लागू होने पर जो भी कर्मचारी एक्सपायर हुए हैं उनके जो भी परिवार वाले हैं उनको जो राशि रहेगी एरियर 2017 से लेकर 2025 तक का जो एरियर मिलेगा वो एक साथ मिलेगा, ठीक है, लमसम एक साथ मिल जाएगा,
ताकि आपको क्या है कि पूरा जो भी पैसा है वो एक साथ काम आ जाए, ठीक है। तो वो जो राशि रहेगी, जो वो पेमेंट रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। तो आपको जो भी उनके परिवार है, उनको जो भी दिक्कत वगैरह हुई, उनके जो कर्मचारी थे उनके एक्सपायर होने से उनके परिवार वालों को जो भी दिक्कत वगैरह हुई वो दिक्कतें सारी दूर हो जाएगी उस, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है मृत्यु के कारण आश्रितों को मिलने वाले मुख्य लाभ। बीएसएनएल में 2017 से 2025 तक सेवा करने वाले लगभग 8 साल की सेवा की है, ठीक है। कर्मचारी की मृत्यु पर आश्रितों को बहुत सारे लाभ मिल सकते हैं, टर्मिनल बेनिफिट्स बोलते हैं जिनको। अब देखिए एक चार्ट आ रहा होगा आपके सामने, जो कि एक तरफ लाभ लिखे हैं, फिर क्या क्या होगा, पारिवारिक पेंशन जैसे कि जो फैमिली पेंशन, यह कर्मचारी की मृत्यु के बाद आश्रित यानी कि पत्नी बच्चे को जीवन यापन करने के लिए मासिक रूप से मिलती है, ठीक है, पेंशन मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, जिसको DCRG बोलते हैं। जो भी कर्मचारी बीएसएनएल में काम करते हैं उनको अच्छी तरीके से पता होगी। कर्मचारी की सेवा अवधि के लगभग 8 वर्ष और अंतिम वेतन के आधार पर एक मुश्त राशि मिलेगी, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला ग्रेच्युटी जिसको बोलते हैं, पूरा 2017 से लेकर 2025 तक की ग्रेच्युटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। एरियर है वो एक मुश्त मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद अनुकंपा नियुक्ति, कंपेजिनेट अपॉइंटमेंट, मृत कर्मचारी के आश्रित सदस्य को उसकी योग्यता अनुसार बीएसएनएल में नौकरी मिलेगी, ठीक है। अब देखिए कि जो भी बच्चे वगैरह उनके जब बड़े होंगे तो जो बीएसएनएल है उनकी पॉलिसी के हिसाब से बीएसएनएल उनके बच्चों वगैरह को नौकरी देगी जब भी उनकी योग्यता जैसी रहेगी, ठीक है। जैसे कि वो जो भी डिग्री वगैरह करके आएंगे उसके हिसाब से उनको नौकरी मिलेगी, ठीक है। यह अनुकंपा नियुक्ति योजना के अंतर्गत आता है। अब समूह बीमा कल्याण निधि, इंश्योरेंस वेलफेयर फंड, इसमें भी फायदा होगा। कर्मचारी की मृत्यु पर सामूहिक बीमा योजना यानी कि या बीएसएनएल कल्याण कोष, बीएसएनएल वेलफेयर फंड से एक निश्चित वित्तीय सहायता मिलेगी, ठीक है। जो फंड भी चलता है इनका, उससे भी आपको यहाँ पर फायदा मिल सकता है। और अवकाश नकदीकरण, लीव इनकेसमेंट, मृत्यु की तिथि तक जमा हुई अर्जित छुट्टियों यानी कि अर्न लीव्स के बदले एक मुफ्त भुगतान किया जाएगा, ठीक है। मतलब जितनी भी लीव्स वगैरह ली है उन्होंने या फिर जो भी उनके सीओ वगैरह होंगे तो उनका पूरा बकाया उनको भी मिल जाएगा, ठीक है। एनपीएस है और ओपीएस है, ये केंद्रीय कर्मचारियों को मिलता है, लेकिन यहाँ पर देखिए अभी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है उसके तहत है। चूंकि कर्मचारी की नियुक्ति 2017 में हुई थी, वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस के सदस्य थे। हालांकि केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार जो कि बीएसएनएल पर भी लागू होते हैं, ठीक है। यदि एनपीएस के तहत नियुक्त कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को सीसीसी पेंशन रूल्स 2072 पुरानी पेंशन योजना के नियम के तहत पेंशन और ग्रेच्युटी लाभ मिलते हैं, ठीक है। 1972 में जो भी पेंशन से रिलेटेड रूल्स चलते थे उनके हिसाब से यहाँ पर उनके परिवार को पेंशन मिलती है, ठीक है। यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी के परिवार को एनपीएस के बजाय अधिक सुरक्षात्मक और सुनिश्चित लाभ मिले, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कार्यवाही भी होगी। आश्रितों को जल्द से जल्द निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ बीएसएनएल के जो एचआर है या फिर प्रशासन विभाग है से संपर्क करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आपको क्या कार्यवाही करनी चाहिए, ठीक है। आप जो भी आपके पिताजी वगैरह बीएसएनएल में वर्किंग के दौरान एक्सपायर हो गए हैं तो आपको क्या कार्यवाही करनी चाहिए वो देख लेते हैं। आपको क्या है कि जो प्रशासन विभाग है या फिर एचआर है वहां पर क्या क्या दस्तावेज शामिल है वो देख लेते हैं। कर्मचारी का मृत्यु प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट, उसके बाद यहाँ पर कर्मचारी का नियुक्ति प्रमाण पत्र, इसको अपॉइंटमेंट लेटर और सेवा पुस्तिका जो कि सर्विस बुक होती है। उसके बाद परिवार के सदस्यों का विवरण, फैमिली डिटेल्स वगैरह, आश्रितों के बैंक खाते का विवरण, मतलब बैंक खाते वगैरह सब है ना। सभी टर्मिनल लाभों को 30 दिनों के भीतर जारी करने के लिए अनुरोध पत्र, ठीक है। अब जो भी मैंने यहाँ पर फायदे बताए वो लाभ जारी हो सकते हैं अगर आप ये जो लास्ट में कार्यवाही की चीजें मैंने बताई आपको, यहाँ पर स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, इसको नोट कर लेना, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब करके आपको जो विभाग है, जो भी आपका एचआर है, प्रशासन विभाग है, वहां पर जमा करना होगा। ताकि क्या है कि देखिए आपको अगर इससे भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो प्रशासन विभाग में आप वहां पर जाइए और आपको इसके बाद का एरिया यानी कि 2017 से लेकर 2025 तक का एरिया मिलेगा या नहीं, या फिर पेंशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी वगैरह हो तो वहां पर आप
ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अब फिलहाल तो मैंने इसके बारे में सारी जानकारी दे दी है और कार्यवाही भी आपको यही करनी होगी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो वहाँ पर आपको जमा करने होंगे, ताकि आपको जो भी ये फ़ायदा वगैरह मैंने बताया ये मिल सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने जो पूछा था, और उन सभी कर्मचारियों के लिए भी है ये वीडियो, जो भी कर्मचारी कंटिन्यू काम करने वर्किंग के दौरान एक्सपायर हो गए थे तो उनको क्या करना चाहिए या फिर उनको ये एरियर मिलेगा या नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी, और इस जानकारी से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।